दशा फल के बारे में कहा जाता है कि जो नवग्रह हैं, नवग्रहों के अंतर आते हैं। तो नवग्रह के अंदर 9 अंतर्दशाएं होते हैं, तो 9 × 9। हाँ, तो 81 अंतर्दशाएं होंगे नवग्रहों का। और एक महादशा में 9 अंतर्दशा होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि महादशा में अंतर्दशा का फल कैसे मिलता है और क्या होता है। तो उसके लिए पराशर जी ने कहा कि न दिशेयु ग्रहा सर्वे स्वदशासो स्वभक्तिशो शुभाशुभम फलम निर्णाम मात्म भावानुरूपतः। अर्थात कोई भी ग्रह अपने महादशा में, अपने अंतर्दशा में अपना आत्मानुरूप फल नहीं देते। अब यहाँ पर हमें ग्रहों के फल को समझना है कि देखें, फल हमेशा ग्रह को देना है, राशि को भी नहीं देना है और भाव को भी नहीं देना है। फल सदैव ग्रह देता है। और ग्रह फल कैसे देगा? तो पहले तो घर ग्रह के 2 प्रकार के फल होते हैं। एक फल जो होता है आत्मानुरूपी फल, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ग्रहों के फल आत्मानुरूप रूपी फल। आत्मानुरूपी क्या बोलते हैं? जो ग्रह का अपना नेचुरल फल है, उस फल को हम बोलते हैं आत्मानुरूपी। दूसरा जो फल है वो है भावानुरूपी फल। भावानुरूपी फल क्या है कि कोई ग्रह पंचमेश हुआ, जैसे इस कुंडली में आ, लगन में गुरु बैठा है लग्नेश होकर के, और साथ में दशमेश होकर के। तो 10th हाउस लॉर्ड एंड फर्स्ट हाउस लॉर्ड, दोनों का लॉर्ड बृहस्पति है। तो बृहस्पति का जो आत्मानुरूपी फल है, बृहस्पति धर्म का कारक है, बृहस्पति ज्ञान का कारक है, बृहस्पति गुरु एजुकेशन का कारक है, गुरु विजडम का कारक है। अब दशमेश जो है वो प्रोफेशन का कारक है। लग्नेश जो है वो आरोग्यता का कारक है, और आरोग्यता का कारक ग्रह गुरु, गुरु नहीं सूर्य है। अब यहाँ पर गुरु के पास जो आत्मानुरूपी फल है वो अपना नेचुरल जो फल है, और भावानुरूपी फल है वो लग्नेश और दशमेश का फल है। अब यहाँ पर गुरु जो अपने महादशा में जो गुरु का फल होगा, वो आत्मानुरूपी फल मिलेगा कि भावानुरूपी फल मिलेगा? तो आत्मारूपी जो फल है गुरु अपने पूरे होल लाइफ में देगा। लगन में बैठा गुरु जन्म से मृत्यु पर्यंत जो आत्मानुरूपी फल है वो तो देगा देगा, उसके लिए दशा की जरूरत नहीं होता। इसीलिए जो हम पहले पढ़े थे तो बताए थे कि लगन का कारक सूर्य है और एक लग्नेश है। तो फलादेश के लिए एक लगन का कारक और लग्नेश और लगन में बैठे ग्रह, तीनों को मिलाकर के फलादेश करना। तो जो लगन में बैठे ग्रह हैं और जो सूर्य उसका नेचुरल कारक ग्रह है, ये दोनों तो फल जीवन भर देंगे। लेकिन जो लगन लॉर्ड, ये जो फल है कारक को हटा करके, और लगन में बैठा गुरु का जो फल है, इसको आत्मा रूपी फल बोलते हैं। तो यानी जब लग्नेश की दशा चलेगा, तो जैसे कि हमने कुछ क्लास पहले बात किया था कि लग्नेश की दशा में क्या क्या फल मिलेगा। लग्नेश की दशा में धन का व्यय होता है, पराक्रम की उन्नति है, भूमि भवन वाहन की प्राप्ति होता है, संतान की उत्पत्ति होती है, रोग से हमें मुक्ति मिलता है, और लग्नेश आनंद में जीवन जीता है, परेशानी खत्म होते हैं, भाग्य का भी अच्छा फल मिलता है, कर्म का भी अच्छा फल मिलता है, 11 का भी अच्छा फल मिलता है, और 12th हाउस का भी ऑलमोस्ट अच्छा फल मिलता है। तो लग्नेश एक ऐसा घर है कि वो किसी भी भाव के लिए बुरा नहीं है। हाँ,
क्योंकि वहां से 6 8 12 जैसे वो 12 भाव होगा लगन के लिए, लगन का व्यय सेकेंड हाउस के लिए 12th हाउस होगा, वो पैसे का व्यय करेगा। लेकिन ठीक है, पैसे का व्यय अपने आनंद में, अपने सुख और ऐशो आराम में करता है, उसको हम दुख का टाइम नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको जो एक लग्नेश ग्रह ऐसा है जिसका कुंडली में कभी भी बुरा फल नहीं देता है, इसीलिए लग्नेश को केंद्र त्रिकोण दोनों में लेकर के सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अब यहाँ पर फल की जो बात करेंगे, तो ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो फल मिलेगा वो भावानुरूपी फल की बात हो रही है, आत्मानुरूपी फल की बात नहीं हो रही। अब जो आत्मानुरूपी जो फल मिलेगा वो कब मिलेगा, तो दूसरे श्लोक में कहते हैं कि आत्म संबंधिनो ये च एवा निजा निज सधर्मिण आतेषा मंत्रदशा सेव दिश्यन्ति स्वदशा फल। अर्थात कि लग्नेश की महादशा चलेगा तो वो उसके आत्म संबंधित अवश्य धर्मी ग्रह की अंतरदशा में ही वो अपना आत्मानुरूपी फल को देगा। तो इसका आत्म संबंधित कौन है और निज सधर्मी कौन है, तो पहले निज सधर्मी समझे। जो केंद्र केंद्र आपस में निज सधर्मी है, त्रिकोण त्रिकोण आपस में निज सधर्मी है, 3 7 3 6 11 आपस में एक निज सधर्मी है। और आत्म संबंधित ग्रह कौन होते हैं, जो ग्रह कुंडली में परम मित्र होते हैं। हाँ, योगा कारक ग्रह वो आत्म संबंधी होते हैं, और उसके 1 5 9 जो हो गए वो निज सधर्मी होते हैं। तो किसी ग्रह के जो तेसा मंत्रदशा से वह दिश्यन्ति स्वदशा फलम, कोई भी ग्रह अपने महादशा में और अपने आत्म संबंधित और निज सधर्मी ग्रह की अंतरदशा में वो अपना फल देते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये तो हमने पिछले क्लास में पढ़ ही लिया है कि जब लग्नेश की महादशा होगा तो पंचमेश और भाग्येश अच्छे फल देंगे। तो कहा कि नहीं, हमने जो पीछे पढ़े थे वो योगा कारक पढ़े थे। योग का मतलब है कि यदि केंद्र और त्रिकोण आपस में संबंध बनाते हैं और उनकी जब दशा आती है तब वो जीवन में बड़ा श्रेष्ठ फल देने वाले होते हैं। परंतु यदि लग्नेश और त्रिकोणेश आपस में कोई संबंध नहीं करते हैं और ऐसे स्थिति में उनकी दशा और अंतरदशा आएगा तो क्या फल मिलेगा, तो कहा कि फिर योग कारक का फल नहीं मिलेगा। तो फिर क्या फल मिलेगा, तो शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो योग कारक में और शुभ फल में क्या अंतर है, क्योंकि जब योग किसी चीज का बनता है तो अवश्यमेव भोक्तव्यम, उस फल को व्यक्ति अवश्य भोगता है। लेकिन जो दशा आती है ना, तो दशा पीरियड उसी समय के लिए होता है जितने दिन तक दशा है, बड़ा अच्छा टाइम है, दशा खत्म हो गया वो टाइम भी तुम्हारा खत्म हो गया। तो हमेशा कुंडली में हमारा योग इंपॉर्टेंट है, लेकिन सारे कुंडली में योग तो नहीं बनेंगे ना। अब योग तो पर्टिकुलर किसी किसी कुंडली में बनेंगे ना। तो योग बने हैं तो पिछला नियम अप्लाई करें जो हमने पढ़ा था, दशादो मध्य गतस्तद शुभ कार्य नाम। जब योग कारक ने दोनों की दशा और अंतरदशा आएगा तो अच्छा फल मिलेगा जो संबंधी है। हाँ, यदि संबंधी नहीं है, असंबंधी है, तो यहाँ पर क्या फल मिलेगा, तो कहा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अच्छा फल मिलेगा। जैसे कि इस कुंडली में राहु की महादशा है और इस राहु महादशा लगन में है, और यहाँ पर राहु के साथ गुरु और मंगल ने संबंध किया है, परंतु सूर्य ने कोई संबंध नहीं किया इसके कुंडली में। अब यहाँ पर सूर्य निज सधर्मी भी नहीं रहा, क्योंकि वो छठे का लॉर्ड हो गया। आप देखें तो छठा लॉर्ड जो छठा जो लॉर्ड है वो 3 6 11, मतलब सधर्मी किसे बोलते हैं, जिनका समान धर्म हो। हाँ, जैसे धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है,
तो इनका समान धर्म है। जो 3, 6, 11 वालों का समान धर्म है, 3 और 11 का, ये आपस में हमेशा मित्र होंगे। ये लगन के शत्रु है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लें हम हिंदू हैं, सामने वाला मुस्लिम है, तो अरे हमारे लिए वो विधर्मी हो गया ना मुस्लिम, लेकिन वो आपस में उनका एक धर्म है, आपस में उनकी एक कम्युनिटी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो गलत है, या वो नहीं कह सकते कि हम गलत हैं। हाँ, लेकिन यदि हम एक दूसरे की बात करें तो बिल्कुल गलत हैं। तो कहा कि हम धर्म का निर्धारण कैसे करें, निज निज सधर्मी हम कैसे माने। तो कहा निज सधर्मी मानने के लिए आपके सबसे बढ़िया नियम क्या है कि केंद्र केंद्र आपस में निज सधर्मी है, त्रिकोण त्रिकोण आपस में निज सधर्मी है। लिख लीजिए आप लोग, 3, 6, 11 आपस में निज सधर्मी है, 2 और 12 आपस में निज सधर्मी है, और बाकी एक दूसरे का विरुद्ध धर्मी है। जैसे कि लग्नेश में षष्ठेश की दशा, लग्नेश में तृतीयेश की दशा, लग्नेश में एकादशेश की दशा, ये क्या हो गया भाई, ये नीच अधर्मी हो गया। ये अधर्मी हो गया, नीच अधर्मी नहीं बोलेंगे, ये बिल्कुल अधर्मी हो गया। तो अधर्मी का मतलब क्या है कि उसका काम बिल्कुल इसके काम से विपरीत है। तब विपरीत होने के कारण उसकी महादशा में, उसके अंतरदशा में उसका फल नहीं मिलेगा। अब खुद देखें, लगन कहता है मुझे आरोग्य रहना है, छठा कहेगा तुमको मुझे बीमारी देना है। तो कहीं ना कहीं लगन और छठा भाव आपस में भी धर्मी हो गए। यदि लगन कहेगा मुझे पढ़ना है तो पंचम बोलेगा ठीक है पढ़ लो, हमें धर्म करना है तो नौम बोलेगा ठीक है कर लो। लेकिन उल्टा सीधा कोई काम लगन के जो विरुद्ध धर्मी है उसकी अंतर्दशाएं आ जाती हैं, तो वहां पर उसका फल नहीं मिलेगा। तो राहु की महादशा में जो निज सधर्मी लगन का जो आरोग्यता का फल था, लगन के जो मैंने अभी 12 हाउसेस का, जो 12 हाउसेस के लिए पॉजिटिव था कि वो मान सम्मान मिलेगा, गाड़ी खरीदेगा, घर खरीदेगा, भूमि खरीदेगा। सिर्फ स्पाउस को थोड़ा तकलीफें हो सकती हैं, उसको छोड़ करके बाकी सारा का सारा अच्छा फल है राहु की महादशा में। लेकिन वो राहु की महादशा में सबसे श्रेष्ठ फल कब होगा? मंगल और गुरु का अंतर्दशा। क्योंकि मंगल आप देखें ये सधर्मी हो गए, निज सधर्मी, क्योंकि भाग्य का कारक, और मंगल बृहस्पति निज सधर्मी हो गए। और जो मंगल है, अब बृहस्पति जो है वो केंद्र का लॉर्ड है। तो केंद्र के लॉर्ड लगन केंद्र में भी है, तो केंद्र और लगन केंद्र में है, इसीलिए केंद्र भी सधर्मी हो गया और नौम भी सधर्मी हो गया। और उसके बाद संबंध बनाने के कारण यहाँ पे तो राजयोग बन गया, ये तो अति श्रेष्ठ है। लेकिन यहाँ पर राजयोग नहीं भी बनता तो मंगल और गुरु राहु की महादशा में बुरे फल नहीं देते, वो थोड़ा बहुत अच्छे फल ही देते, क्योंकि ये दोनों आत्म संबंधित और निज सधर्मी हैं। परंतु यहाँ पर जो गुरु सूर्य की महादशा होगा, वो बिल्कुल क्या हो गया, विरुद्ध धर्मी हो गया। तो यहाँ पर सूर्य की महादशा में, राहु की अंतरदशा में सूर्य का अंतरदशा वो लगन का फल नहीं देगा। तो यहाँ पर सूर्य के अंतराल में जो यहाँ पर टाइम बता रहा है 23 से 24 तक, यानी कि 16 अक्टूबर 2023 से 8 सितंबर 2024 के बीच इसको क्या होगा, तो बीमारी हो सकता है, शत्रु बाधा हो सकता है, रीढ़ रोग शत्रु की वृद्धि हो सकता है, और ये लगन को परेशान रहेगा। ऐसे में व्यक्ति हमारे पास आता है तो हम क्या बोलेंगे कि आप सब्र करो, सूर्य जैसे खत्म होगा चंद्रमा आएगा। चंद्रमा फिक्स है, निज सधर्मी है राहु का, क्योंकि राहु लगन में बैठा है और चंद्रमा जो है वो पंचमेश है, और पंचम जो है वो लगन का निज सधर्मी है। इसलिए चंद्रमा के बाद आपका स्थिति सुधर जाएगा। तो कोई भी ग्रह की महादशा हो तो उसका जो फल मिलेगा
उसके आत्म संबंधित और निज सधर्मी ग्रह की अंतर्दशा में कहा कि यदि दोनों मिलता है, आत्म संबंधित और निज सधर्मी, तो वो सोना में सुहागा। लेकिन यदि एक मिलता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर राहु की महादशा में बुध का अंतर्दशा, तब बुध यहाँ पर क्या है, आत्म संबंधित ग्रह राहु का बिल्कुल नहीं है। मंगल का आत्म संबंधित ग्रह बिल्कुल नहीं है, लेकिन सधर्मी है। सधर्मी का मतलब क्या है, क्योंकि वो भी बैठा है केंद्र केंद्र। में, और ये भी केंद्र का लॉर्ड है। तो यहाँ पर आत्म संबंधित नहीं हुआ, लेकिन निज सधर्मी हुआ। इसके कारण राहु में बुध भी थोड़ा बहुत अच्छा करेगा, लेकिन अब बिल्कुल अच्छा नहीं करेगा। हाँ, अब एक चीज यहाँ पे प्रश्न उठता है कि क्या राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा में जो फल मिलेगा, क्या बुध की महादशा में राहु की अंतर्दशा में वही फल मिलेगा? कहा कि बिल्कुल नहीं, ये आप सोच से हटा दो। जैसे राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा में जो फल मिलेगा, क्या सूर्य की महादशा में राहु की अंतर्दशा में वही फल मिलेगा? कहा कि बिल्कुल नहीं, उसके फल बिल्कुल परिणाम अलग होंगे। कि जब यहाँ पर सूर्य की महादशा चलेगा, तो एमडी लॉर्ड पापी है, और यहाँ पर राहु की महादशा में एमडी लॉर्ड शुभ ग्रह है, क्योंकि वो केंद्र में बैठा है, केंद्र के साथ बैठा है। जैसे बृहस्पति की महादशा यहाँ पे फिर चले, जैसे अब मंगल की महादशा यहाँ पर चला, तो मंगल दशा लगन का मित्र होने के कारण, लगन का फेवरेबल होने के कारण इसको शुभ दशा बोलेंगे। तो यहाँ पे बोलेंगे शुभ दशा की महादशा में पाप ग्रह का अंतर्दशा। तो मंगल की महादशा में बुध का अंतर्दशा, तो बोलेंगे पाप ग्रह, शुभ ग्रह की महादशा में पाप ग्रह की अंतर्दशा है ये। और जब बुध में मंगल का महादशा आएगा, तब क्या बोलेंगे, पाप ग्रह की महादशा में शुभ ग्रह की अंतर्दशा। तो ये भी हमको याद करना पड़ेगा, बिल्कुल समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है क्या कि शुभ ग्रह की महादशा में पाप ग्रह की अंतर्दशा जो फल देंगे, तो क्या पाप ग्रह की महादशा में शुभ ग्रह दशा वही फल देंगे? बिल्कुल नहीं, वो उसके बारे में हम अभी आगे बताएंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम शुभ ग्रहों की बात कर रहे हैं कि न दिशे युग्रह सर्वे। पहले तो कोई भी ग्रह अपने महादशा में, अपने अंतर्दशा में अपना फल नहीं देगा। वो फल कब देगा? तो वो फल देगा, वो भावानुरूपी फल देगा, आत्मानुरूपी फल भी नहीं देगा। महादशा और अंतर्दशा में ग्रहों के, ये लिख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ भावानुरूपी फल मिलता है। आत्मानुरूपी फल भी मिल सकता है, बट भावानुलिपि पर 100% मिलता है। यदि प्रतिशत हम बोले, तो 100 में 80% फल जो है भावानुरूपी फल महादशा अंतरदशा में मिलता है, और आत्मा रूपी जो उसका फल है वो मात्र 20% मिलता है, वो भी कम मिलता है। तो उसके जो आत्म संबंधित ग्रह हैं और निज सधर्मी ग्रह हैं, उसी के अंतर्दशा में मिलेगा। अब यहाँ पे दूसरी कुंडली में हम जो देख रहे हैं, राहु की महादशा में, अब राहु कहाँ बैठा, इस कुंडली में राहु बैठा चंद्रमा के साथ, और चंद्रमा इस कुंडली के लिए अशुभ है, क्योंकि चंद्रमा अकारक है। अब अकारक होने के कारण राहु की देखिए वहां पे राहु का जो आत्म संबंधित सधर्मी जो ग्रह था, वो कौन था? चंद्रमा, गुरु और मंगल। मंगल, गुरु और मंगल। यहाँ पर जो इसके आत्म संबंधित ग्रह हैं, वो भी वही हैं, लेकिन वहां पर लगन का वो फल दे रहा था, यहाँ पर ये चतुर्थ का फल दे रहा है। अब यहाँ पर चतुर्थ का जो फल है, वो पंचम के लिए सबसे ज्यादा बुरा है। पंचम का जो फल है, ये जिसकी कुंडली है,
पंचम भाव के लिए 12th हाउस होने के कारण जब ये राहु की महादशा होगा उसके संतान पक्ष को दिक्कत होगा। संतान का हॉस्पिटलाइजेशन बता रहा है। रोग रिपु मृत्यु के लिए एकादश स्थान बता रहा है, यानी कि उसको कुछ पैसे वैसे का लोन भी लेना पड़ सकता है। पत्नी का पूरा सहयोग मिलेगा। अष्टम का और नवम भाव होने के कारण इसको हिडन प्रॉब्लम भी आएगा। भाग्य से अष्टम होने का कारण इसका भाग्य भी साथ नहीं देगा, यानी कि बड़े बुजुर्गों का साथ भी इसको नहीं मिलेगा। सप्तम पद का सप्तम, दसम का सप्तम होने के कारण इसकी नौकरी वोकरी पर भी तलवार लटक सकती है। 11 का छठा होने के कारण इच्छा की पूर्ति में भी कमी है। तो अब यहाँ पर राहु का दशा बिल्कुल लगन में बैठे राहु से विपरीत है। चंद्रमा के साथ बैठने के कारण पाप ग्रह की महादशा हो गया। अब ये पापी फल कब देगा? संतान को यदि कष्ट उसको देना होगा, जिसकी भी कुंडली है, वो कब देगा? तो कहा कि यहाँ पर आत्म संबंधित चंद्रमा का सबसे श्रेष्ठ प्लानेट कौन है? तो कहा कि गुरु है। चंद्रमा का जो आत्म कारक ग्रह है वो गुरु है या सूर्य है। तो अब यहाँ पर आत्म संबंधित और सधर्मी जोड़ो सूर्य भी है। तो केंद्र में बैठने के कारण सूर्य और मंगल दो ग्रह इसको ऐसे मिले जो आत्म संबंधित और संबंधी हैं। सूर्य मंगल में भी जो श्रेष्ठ फल देने वाले हैं वो मंगल हो सकते हैं, या मंगल भी यहाँ पे कमजोर है, सूर्य सबसे ज्यादा बलवान है। यानी कि राहु में जब सूर्य का अंतर आएगा तो इसको जो ये चतुर्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो चीज इसको भोगना पड़ेगा। वो घर से दूर करेगा, पुत्र को कष्ट देगा, ऋण रोग शत्रु का उत्पन्न करेगा, परंतु नौकरी से बर्खास्त नहीं होने देगा, क्योंकि सूर्य ऑलरेडी दशम में बैठा है। नौकरी में भी इसको दिक्कतें आएगी। ये जब तक राहु में सूर्य का पोजीशन है, ये संतान के पक्ष से, परिवार के पक्ष से, कर्जे से और हिडन प्रॉब्लम से और आर्थिक स्थिति के दरिद्रता के कारण इसको समस्या रहेगी। तो कहा कि राहु में तो आपने सूर्य का फल निकाल दिया, लेकिन राहु में चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति गुरु शुक्र ये सारे के सारे ग्रह कैसे फल देंगे? तो कहा कि धीरे धीरे हम आगे बता रहे हैं कि इन ग्रहों के फल कैसे मिलेंगे। आप सिर्फ इतना समझे, मैं राहु का ग्रह एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि राहु सबसे डिफिकल्ट प्लानेट है, जिसका फल निकालने में बड़ा मुश्किल होते हैं। बड़े से बड़े ज्योतिषी को भी राहु के फल को निकालने में दिक्कत आता है। तो इसीलिए हम राहु का एग्जाम्पल दे रहे हैं, इससे आप बिल्कुल आसानी से समझ लें। अब हम आगे आते हैं। आप तो निज सधर्मी सर मेरे को आत्म थोड़ा सा संबंध। समझ में नहीं आया। अभी जो आपने पहला पार्ट तो समझ में आ गया कि जब राहु की दशा थी तो लग्न के हिसाब से रिजल्ट मिल गया। बट वो चौथे भाव में है राहु चंद्रमा, तो हमने क्या लग्न को मतलब इस तरह से घुमा दिया कि कुंडली को कि उसे उसमें ले आए, लग्न में ले आए और फिर सारे ग्रह को मैनिपुलेट किया। मतलब कैसे आपने सूर्य का ग्रह निकाल दिया? वो तो सप्तम में बैठा हुआ है, तो उसका तो सप्तम में है, मतलब केंद्रीय राहु हो गया उसका। राहु जो है, राहु के बारे में पहले क्लास में, पहले 2-3 क्लास हमने पढ़े थे कि कहता है कि राहु जो है वो कैसे फल देता है। तो राहु के बारे में सबसे पहले कहा, यद्यत भाव गतो वापि, राहु जिस भाव में रहता है उस भाव के अनुरूप फल देता है। यद्यत भावेश संस्थितो, जिस ग्रह के साथ होता है फिर उस ग्रह के अनुरूप फल देता है। बहुत सारे ग्रह के साथ होता है तो फिर उसमें जो बलवान होता है उसके अनुसार फल देता है। तो यहाँ पे राहु चंद्रमा के साथ 4th हाउस में बैठा है, तो राहु किसके अनुसार फल देगा? शुक्र के चंद्रमा के अनुसार। अनुसार। और अच्छा, चंद्रमा के आत्म संबंधित और सधर्मी ग्रह कौन हो सकते हैं? चंद्रमा के। संबंधी हाँ, ग्रह सूर्य, बुध। हाँ। हाँ बिल्कुल। बुध कैसे होगा सधर्मी? चंद्रमा का, बुध। आप कर्क लग्न की कुंडली बनाओ, आप कर्क लग्न की कुंडली बनाओ, बिल्कुल समझ जाओगे।
आप लोग कर्क लगन की कुंडली बनाएं। अब बताएं कि मंगल के आत्म संबंधित और सधर्मी ग्रह कौन है, एक साथ बना लिया आप लोगों ने। जी अब बताएं कि सधर्मी का मतलब कौन है। 1 5 9 केंद्र और त्रिकोण आपस आपस में सधर्मी है। जी जी 3 6 11 आपस में सधर्मी है, यही बनाया ना आपने। हाँ जी। और लगन लॉर्ड कौन है, चंद्रमा। चंद्रमा। पंचम लॉर्ड कौन है, मंगल। नल। नवम लॉर्ड कौन है, गुरु। गुरु। ठीक ना। हम्म, तो यानी कि मंगल का आत्म संबंधित और सधर्मी ग्रह कौन हुआ, मंगल हुआ और गुरु हुआ। हम्म, क्लियर हो गया ना आपका। बट सर आपने कहा था भाव रूपी फल देंगे ना इसमें तो। हाँ 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 हाँ, भाव अनुरूपी फल देंगे, बिल्कुल। आप क्लियर हो गया ना आपका। पहले पहले आपने सधर्मी को पहचाना। जी 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 और जी सर। और सधर्मी कौन हो सकते हैं, कर्क लगन की कुंडली के लिए फोर्थ का लॉर्ड कौन होगा, वीनस। शुक्र। शुक्र। हाँ हाँ। शुक्र। और सप्तम लॉर्ड कौन होगा, शनि। 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 आत्म संबंधित और सधर्मी जो ग्रह हुए वो शुक्र और शनि। शनि भी शनि। हो गए। लेकिन आत्म संबंधित और सधर्मी दोनों की यदि हम बात करें तो कौन हुए, ओनली वन, सिर्फ और सिर्फ मंगल हुआ। मंगल। बोलो केंद्र और क्यों, त्रिकोण दोनों में। क्योंकि केंद्र वो और त्रिकोण। पंचम लॉर्ड भी है। पंचम लॉर्ड होने के हम्म। कारण वो सधर्मी भी हुआ। और 10th लॉर्ड होने के कारण वो नहीं नहीं, पंचम लॉर्ड होने के कारण वो क्या हो गया, सधर्मी। हाँ सधर्मी हो गया। और हम्म, केंद्र के होने के कारण डबल क्या बोलेंगे कि आत्म संबंधित ग्रह भी हो गया ना। हम्म, आत्म संबंधित ग्रह माने अपने से ज्यादा उसको प्रेम करता हूँ। हाँ, हम्म। तो डबल 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 पड़ गए ना। लेकिन योग। चंद्रमा योग चंद्रमा कारक। नेचुरली रूप से सूर्य से ज्यादा प्रेम करता है, मान के चले। मैं इतना बड़ा चीज मैं पढ़ाता हूँ आपको कि शनि 2 हाउस का लॉर्ड होता है ना। हम्म, 6 का और 7 का या 9 का, 8 9 का, फिर भी वो शनि वो दोनों एक ही है, एक ही चट्टे बट्टे हैं ना। फिर तो यहाँ पर राहु के साथ सूर्य सूर्य ने संबंध बना लिया। लेकिन मंगल और बृहस्पति ने राहु के साथ संबंध नहीं बनाया है। हम्म। तो एक संबंध होने के कारण वो पॉइंट इसको ज्यादा मिल गया। हम्म, ठीक है। और है तो चंद्रमा आत्म संबंधित तो सूर्य का ही है ना। आत्म संबंधित का मतलब है, समझो कि अति मित्र ग्रह। आत्म संबंधित का मतलब अति मित्र ग्रह, मात्र केंद्र और त्रिकोण दोनों का एक साथ संबंध कर लें, वो आत्म संबंधित और सधर्मी दोनों होती हैं वो चीजें। आत्म संबंधित का मतलब परम से नहीं मित्र। आप ऐसे ज्यादा तो कंफ्यूजन पड़ योग जाएंगे। कारक, इसको योग कारक ग्रह बोलते हैं सर। हाँ, योग कारक भी बोल सकते हैं। और साथ में वो नवम सधर्मी भी आत्म संबंधित है। हाँ हाँ, हम्म, ठीक ना। निज सधर्मी भी आत्म संबंधित ग्रह ही होते हैं, क्योंकि वो भी मित्र ही मानता है। लेकिन योगा कारक ग्रह अति आत्म संबंधित हो गए। तो यहाँ पर सूर्य ने ना राहु के साथ संबंध बनाने के कारण सूर्य पहला, राहु तो पहला जो अपना फल देगा वो चंद्रमा की अंतर्दशा में। और राहु का फल क्या है, राहु तो चतुर्थ में। हाँ, अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन में पहले ही दूर किया था कि कर्क लगन की भरे मकर कुंभ लगन की कुंडली में राहु छठे का लॉर्ड है। लेकिन राहु बैठा कहाँ पे है, चतुर्थ में। तो चतुर्थ के हिसाब से फल देगा, अपितु चंद्रमा का छठे के हिसाब से फल नहीं देगा। ये मैं पहले ही क्लियरफाई कर दिया हूँ। ऐसा नहीं है कि यद्यत भावेश संस्थित हो, जिस भावेश के साथ होगा उसके अनुसार फल देगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे राहु छठे का फल देगा, कहीं भी नहीं लिखा है राहु छठे का फल देगा। हाँ, राहु चतुर्थ का ही फल देगा, लेकिन चंद्रमा के अनुसार। तो चंद्रमा जब पापी ग्रह है तो राहु भी पापी ग्रह हो गया। चंद्रमा के जो आत्म संबंधित और निज सधर्मी ग्रह होंगे, वही राहु के आत्म संबंधित और निज सधर्मी ग्रह हो गए। चंद्रमा के जो शत्रु ग्रह होंगे, वही राहु के भी शत्रु ग्रह होगा। चंद्रमा का जो अति मित्र ग्रह होगा, वही राहु का भी अति मित्र ग्रह होगा।
ये सारा का सारा हम टेम्परेरी के ऊपर बात कर रहे हैं। दशा हमेशा टेम्परेरी पर चल रहा है। इसलिए राहु का आत्म संबंधित सधर्मी बृहस्पति और मंगल हुए, परंतु मंगल बृहस्पति के साथ कोई संबंध नहीं है। सूर्य के साथ संबंध होने के कारण राहु सबसे पहले अपना जो फल प्रेफरेंस करेगा वो सूर्य की महादशा में और चंद्रमा की अंतर्दशा में। अब राहु का फल क्या आएगा? चतुर्थ। चतुर्थ का जो फल मिलेगा पाप ग्रह के कारण, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा तो शत्रु के घर में बैठा है ना। फिर जब शत्रु के घर में बैठा है, लगन के लिए वो फेवरेबल नहीं है, तो कैसा फल देगा भाई? ये मुझे ये बताएं आपको। एक जैसे कोई पाकिस्तानी है, ठीक ना, हाँ आप ऐसे समझ जाओगे, टेररिस्ट है, तो वो इंडिया में आकर के इंडिया का आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, अकाउंट नंबर, अपनी आइडेंटिटी सब कुछ एक हिंदू नाम से करवा लिया। सुन लिए। फिर उसने क्या किया कि बड़ा अथक परिश्रम करने के बाद यूपीएससी क्रैक करके और हमारे सिविल सर्विसेज में बन करके और डीएम बन गया। अब ये बताओ, वो जो डीएम बनने के बाद अमेरिका का, अरे पाकिस्तान का साथ देगा कि हिंदुस्तान का साथ देगा? मुझे आप लोग एक चीज बताओ, पाकिस्तान का। पाकिस्तान का। क्यों दे रहा है? क्योंकि वो है वहीं का। भाई का ही है। तो हम बोलेंगे ना कि भाई ये गलत है। ये जो चंद्रमा को ये शुक्र के घर में क्यों आना है? हम्म क्योंकि शुक्र यदि चंद्रमा को शत्रु मानता है, यदि हिंदुस्तान पाकिस्तान को अपना शत्रु मानता है, तो एक पाकिस्तानी को हिंदुस्तान में आने की आवश्यकता क्या है? और आ भी गया तो हमारे सिस्टम के अंदर बड़े पद पे बैठ करके काम करने की क्या आवश्यकता है? यदि सोचें, वो यदि अच्छा काम करके, यदि हमारे ईडी के अंदर, यदि हमारे सीबीआई के अंदर, हमारे आईबी के अंदर, हमारे रॉ के अंदर यदि घुस जाता है, तो पता है वो क्या कितना हिंदुस्तान को बर्बाद कर देगा। ये बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये जो हमारा अभी क्या नाम है, अजीत जो है ना, कौन है? डोभाल, अजय डोभाल। डोभाल। अजीत डोभाल ना। ये भी तो ऐसे ही किया था ना। ये हिंदुस्तानी पाकिस्तान में जा करके उसके ऊपर पिक्चर बनी है, तो आप देखो ना, वहां की आइडेंटिटी बना करके, वहां की सिस्टम को क्रैक करके, वहां के सिस्टम के अंदर घुस लिया। और वहां के अंदर सिस्टम के अंदर घुसने के बाद भी कोई बड़ा पद पे बैठ गया और पूरा इंफॉर्मेशन इंडिया को देता रहा, देता रहा, देता रहा, देता रहा। अब ये बताओ, ये अजीत जो है हमारे लिए तो अच्छा है, चलो ठीक है। बाद में बड़ा बवाल हुआ तो इंडिया गवर्नमेंट को उसको पाकिस्तान से हिंदुस्तान लाना पड़ा, उसके लिए बड़े बड़े डील हुए। अब आ करके सुरक्षा सलाहकार हमारे बने हुए हैं। अब ये अच्छा काम किए हैं कि बुरे काम किए? मुझे ये बताओ, ये अच्छा इंसान है कि बुरा इंसान है? इंडिया के लिए अच्छा किया, पाकिस्तान के लिए गलत किया। पाकिस्तान के लिए गलत है। तो अब जब यहाँ पर क्लियर आप समझ रहे हैं, तो फिर यहाँ पर भी इस सिस्टम को समझें कि जो भाई निज सधर्मी है, यदि वो विरुद्ध धर्मी के घर में जा रहा है, यदि षष्ठेश यदि लगन में आ रहा है, इसी कुंडली में, कुंभ लगन की कुंडली में छठे का लो जो लॉर्ड है चंद्रमा, यदि वो लगन में आ रहा है, तो आपको क्या लगा है, लगन को अच्छा करेगा? अरे वो भरी हुए दिसंबर में कहेगा चलो आइसक्रीम खाते हैं, और खिलाएगा आइसक्रीम, याद रखना। और ऐसे व्यक्ति सर्दियों में यदि आइसक्रीम खाते हुए मिल गए, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं इसका लगन में षष्ठेश लगन लगन में बैठा है वो चंद्रमा है। क्योंकि चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, और वो ऐसा चीज ही खिलाएगा कि जिससे मरेगा। ये जो सिंह लगन की कुंडली हो जाए और लगन में यदि शनि बैठ जाए, वो व्यक्ति ज्यादा दारू पिएगा। अब ये बताओ, वो व्यक्ति जो शनि उसको दारू पिला रहा है, अब वो अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है? वो आइसक्रीम खिला करके अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है? ऐसे ही वो डिसीजन लेगा ना, क्योंकि व्यक्ति को, देखो, ये जो कुंडली है ना, अच्छा और बुरा कुछ नहीं है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी कुंडली देख करके ये बतानी है कि भाई तुम्हारे कुंडली में ये सिचुएशन बना है, तो तुम्हारे साथ ऐसा इवेंट होने वाला है, और ये इवेंट बुरा होने वाला है। लेकिन कराने वाला वो ग्रह है और करने वाला खुद है। हाँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे चतुर्थ भाव में, इसी में बता रहा हूँ, चंद्रमा में राहु चलता हो, ठीक ना। हम्म। अब
यदि हमारे पास कोई व्यक्ति आएगा तो हम बोलेंगे कि भाई तुम वाहन मत चलाना, तुम गाड़ी मत चलाना, तो क्या वो मान जाएगा? उसको दिख रहा है ना कि भाई इसका अष्टम का भाग्य चल रहा है। अष्टम का भाग्य क्या करेगा? दुर्घटना ही तो कराएगा ना। फिर 12 का पंचम चल रहा है, यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन तो ले जाएगा ना चीजें। अब इसके दुर्घटना और हॉस्पिटलाइजेशन का योग बना हुआ है, और ये कराने वाला ग्रह राहु है और चंद्रमा है, और दोनों ही शत्रु के घर में है। यदि मित्र के घर में होते तो हम मान लेते, लेकिन दोनों उच्च का चंद्रमा है, ये भी मैं मानता हूँ। उच्च का मैं अभी बताऊंगा उसका रीजन क्या है, लेकिन ये दोनों चीजें हमको क्लियर ये चीजें कर रहा है कि शत्रु के घर में बैठ करके ये दशाएं चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसको गाड़ी ठुकेगा। लेकिन गाड़ी चलाने का, गाड़ी खरीदने, देखो गाड़ी खरीदने का प्लान इसी का होगा, हाईवे पे जाने का प्लान भी इसी का होगा। हाँ, और गाड़ी चलाते समय इधर उधर देखने का काम भी इसी का होगा, और दुर्घटना भी इसी का होगा। अब बताओ गलती किसकी है? क्या वो गाड़ी लिया उसका? क्योंकि जो इवेंट होने वाला है तो पहले से अपना मैनेजमेंट करके चलेगा ना। यदि हमारे पास आएगा तो हम तो बिल्कुल बोलते हैं कि किस पीरियड में कोई गाड़ी मत लेना, ओला कैब से चलो, क्योंकि जो ओला कैब से चलोगे तो तुम्हारा डोर किसी और के हाथ में है तो थोड़ा बच भी जाओगे, ठीक है भाई। एक्सीडेंट तो वहां पे भी होगा, लेकिन वहां पर तुम्हारे बचने की संभावना कम है, ज्यादा है, क्योंकि वहां पर डिसीजन किसी और का है। तो इस तरह से बच सकते हो। लेकिन जब फुल पावर में तुम्हारा ही डिसीजन होगा, तब तो गाड़ी भी एक्सीडेंट करवाएगा तो कम से कम 200-300 की स्पीड में ना। फिर क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा तुम स्वतंत्र हो, और तुम्हारी कुंडली गलत दिशा में जा रही है। इसीलिए हम उसको बता सकते हैं कि भाई ये पीरियड तुम्हारे लिए सही है, ये पीरियड तुम्हारे लिए गलत है, बट उसकी घटनाओं को हम रोक नहीं सकते, क्योंकि उसकी कुंडली में जो इवेंट है, अवश्यम भाविनो भावा भवंती महतामपि नग्नं त्वं नीलकंठस्य महाई शयनम हरे। जो होना है वो होके रहेगा, इसमें साक्षात नारायण भी कुछ नहीं कर सकते। तो महाभारत होना था तो भगवान रोक लिए क्या? हाँ, वो तो शांति दूत बन के गए थे। हाँ, तो खुद उन्होंने रोक नहीं पाया, तो फिर हम किसी के भाग्य में होने वाले इवेंटों को कैसे रोक सकते हैं? तो इस चीज को हमेशा याद रखें। या उस चीज को कराने वाली वो ग्रह है तो हम उसको रोक कैसे सकते? क्लियर? सबको क्लियर हुआ कि नहीं? सर एक प्रश्न हो रहा है, ये राहु केतु कौन से घर के स्वामित्व होते हैं, मतलब किसी घर के नहीं अ, होते, किसी घर के नहीं होते? अच्छा ठीक। किसी के नहीं होते। वो जिसका घर क्लियर में कर बैठेंगे दिया। उसी का ले लेंगे। हाँ, यदि चंद्रमा नहीं होता तो शुक्र के हाँ, आप देखे, यदि यही कुंडली में यदि चंद्रमा नहीं होता तो राहु क्या हो जाता? पाप ग्रह दशा नहीं होकर के राहु शुभ ग्रह की दशा बन जाता। उसी राहु में बुध की अंतर्दशा योग कारक का फल देता। क्योंकि वीनस का वो लेता है फल वो सारा। हाँ, वीनस का जो रूप धारण, इसीलिए बोलते हैं ना राक्षस है ना, दोनों ये मायावी हैं। हाँ हाँ। हाँ, अब देखो, जो सुपर्णखा थी, वो राम के से मिलने गई, एक सुंदरी के, मतलब क्या बोलेंगे, सुंदरी के भेष में गई, मोहिनी के भेष में गई, त्रिपुर सुंदरी बनकर गई। लेकिन जब वही सीता जी के पास गई तो किस वेश में गई? डराने के लिए गई उनको वो। हाँ, कि मैं खा जाऊंगा तुम्हें, या तो हाँ जी इसको हाँ जी। छोड़ दे, नहीं तो मैं तुमको निगल जाऊंगा। पर ऐसे आदमी को समझना बड़ा मुश्किल है। ऐसे लोग राहु जिसके लगन में हो ना, अरे वो कहीं भी मार करा सकता है। वो पति से कुछ और बात करेगा, पत्नी से कुछ और बात करेगा, दोनों के सामने कुछ और बात करेगा। तो बड़ा भयानक ग्रह है राहु को। राहु को समझना बड़ा मुश्किल है। जिसने राहु को समझ गया वो सही ज्योतिषी बन गया। तो राहु केतु बड़ा थोड़े से हैं, रहस्यात्मक हैं, इनको उनको कोई देख ही नहीं सकता। बताओ, इनको किसी प्रकार के माइक्रोवेव से या किसी प्रकार की कोई इलेक्ट्रॉनिक चीजों से देखा नहीं सकता, लेकिन उनके अस्तित्व को अनुभव किया जा सकता है। तो एक बार बताएं, अनुभव को सिर्फ परमात्मा का अनुभव किया जा सकता है, और परमात्मा को नहीं देखा जा सकता। तो यानी कि हम परमात्मा की तुलना करें ना, तो रियल में राहु है परमात्मा की तुलना में। लेकिन राहु को हम परमात्मा इसलिए नहीं बोल सकते हैं
कि ये स्वार्थी है। हाँ, सारे के सारे गुण इसके अंदर परमात्मा के हैं, परंतु हमारे जो परमात्मा है वो कृपालु है, दयालु है, कृपा निधान है, करुणा के सागर है, दया निधान है। और ये मेरा भी मेरा और तेरा भी मेरा। हाँ, और भगवान तो बोलते हैं कि तेरा भी तेरा और मेरा भी मेरा, तेरा भी तेरा और मेरा भी तेरा। तो दोनों में इतना फर्क है, इसीलिए इसको भगवान नहीं बोल करके हम शैतान बोल सकते हैं। हाँ, ये बड़ा मायावी प्लानेट है, बड़ा मतलब दिक्कत देता है, इसकी दशा का फल निकालना बड़ा मुश्किल है। चलें, हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो फल होता है, कहता इतरेषां दशा नाथ विरुद्ध फलदायिना। अब एक चीज बताए, आपने क्लियर हमको गुरुजी बताए कि आत्म संबंधित और सधर्मी ग्रह की दशा में बड़ा अच्छा फल मिलता है, दोनों मिल करके फल देते हैं, एक और एक 11 बन जाते हैं और जबरदस्त फल देते हैं। जैसे इसी कुंडली में धनु लगन की कुंडली है, गुरु की महादशा हो और गुरु की महादशा में यदि मंगल का और सूर्य का अंतर्दशा मिले तो बड़ा अच्छा फल देगा। यदि दोनों में संबंध हो तब तो राजयोग पड़ेगा, तब तो मत पूछे, सर्वश्रेष्ठ फल देगा। कहा कि दोनों में यदि संबंध न हो, कहा कि फिर भी अच्छा फल देगा, फिर भी अच्छा फल ही देगा। तो कहा कि चलो ठीक है, ये तो हमने मान गए कि आत्म संबंधित और सधर्मी ग्रह दोनों एक होते हैं, उसी की अंतर्दशा में संबंध होगा तो योगा कारक का फल देगा, संबंध नहीं होगा तो सुख फल देगा। हमें कोई इसमें डाउट नहीं है। लेकिन डाउट अब कहाँ पे बन गया? तो विरुद्ध फलदायी नाम, विरुद्ध फलदायी नाम का मतलब है कि यदि गुरु की महादशा हो और शुक्र की अंतर्दशा हो तो क्या फल मिलेगा। मैं कहा कि अरे ये तो बड़ा संकट वाला बात आपने, बड़ा गंभीरता वाला बात आपने कह दिया कि गुरु की महादशा में अब यदि आ, शुक्र का अंतर्दशा हो गया, या बुध का अंतर्दशा हो गया, या शनि का अंतर्दशा हो गया तो क्या फल मिलेगा। तो कहा कि बुध, पहले समझें, बुध जो है वो निज सधर्मी नहीं है, आत्म संबंधित नहीं है, लेकिन निज सधर्मी है। आप इसको बड़ा नोट कीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा मैं गहराई वाली बात बता रहा हूं। अब पहले तो बुध पे हम समझ लेते हैं। तो कहा कि बुध यदि गुरु से संबंध करेगा, बुध यदि मंगल से संबंध करेगा, बुध यदि सूर्य से संबंध करेगा, तब न्यूट्रल फल देगा। तब कैसा फल देगा? न्यूट्रल फल देगा। और कहा कि यदि संबंध नहीं किया तो कहा बहुत बुरा फल देगा। तो कहा कि नहीं नहीं, अरे आप तो ऊपर कह रहे थे वो सधर्मी है, निज सधर्मी है, अरे हिंदू हिंदू है, तो हिंदू हिंदू वाले को कैसे काटेंगे? तो कहा कि हिंदू हिंदू वाले को काटेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन यदि उनके साथ कोई संबंध नहीं हुआ तो और मृत्यु है तो काटेंगे भी। हाँ, मतलब हिंदू हिंदू में भी लड़ाई होता आपने देखा होगा। अरे भाई भाई में लड़ाई हो जाता है, हिंदू हिंदू तो बात छोड़ो, जब भाई भाई में लड़ाई हो जाता है कहीं ना कहीं वहां पर संबंध की कमी है, तब जो संबंध नहीं होते तो लड़ाई हो जाता है। तो कहा कि यदि गुरु की महादशा हो और बुध का अंतर्दशा हो और बुध में गुरु का कोई संबंध नहीं हो तो यहाँ पर वो बुरा फल ही देगा। संबंध होगा तो कहा कि अपने बुरा फल को रोक देगा, अपितु अच्छा फल नहीं देगा। बुरा फल को रोक देगा या थोड़ा बहुत अच्छा फल दे सकता है, थोड़ा बहुत अच्छा फल दे सकता है, लेकिन ज्यादा की कल्पना मत करो कि नहीं वो सधर्मी है निज सधर्मी है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यानी कि अब कहा कि बुध है, शनि और शुक्र कैसा फल देगा? तो कहा कि ये निश्चित है, शुक्र और शनि बिल्कुल बुरे फल देंगे, यहाँ पर भी कोई डाउट नहीं है। कहा कि कितना बुरा देगा? तो कहा तत्त फलानुगुण्येन फलानो ह्यानि सूर्य भी। सूर्य भी का मतलब होता है विद्वानों, ज्योतिषियों। ज्योतिषियों अब खुद समझो कि दोनों का बलाबल चेक करो।
तत्त फलानुगुण्येन, उनकी फल का जो गुणात्मक करोगे, उसकी बल को चेक करो, उसकी संबंध को चेक करो। यदि वो संबंध में है और बलवान है तो थोड़े बहुत बकस भी दें, लेकिन यदि संबंधी नहीं है और बलवान भी नहीं है तो वो बुरे फल ही देंगे। क्लियर है। और कहा कि यदि संबंध न हो तो 100% बुरे फल देंगे। ये बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ की शुक्र की महादशा में यदि शनि का अंतर्दशा की हम बात करेंगे तब कहा कि तत्त फलानुगुण्येन। अब देखो शनि कहाँ बैठा, बलवान है, अपने घर में है। गुरु कहाँ बैठा है, बलवान है, मित्र के घर में है। दोनों में कोई संबंध नहीं है। यानी कि ये क्लियर है कि गुरु की महादशा में शनि का अंतर्दशा बुरा फल ही देगा। कितना बुरा देगा, कितना बुरा देगा और क्या बुरा देगा। पहला तो क्वेश्चन है कि क्या बुरा देगा। तो बुरा कहाँ क्या देगा, वो लग्न का लॉर्ड कहाँ का है, गुरु लग्न लॉर्ड है। शनि कहाँ का लॉर्ड है, सेकेंड लॉर्ड है। तो सेकंड। यानी कि पहले तो उसके पैसे अपने शरीर के ऊपर व्यय करा देगा। हाँ, या तो अच्छा वो घर खरीद ले, लोन लेकर के अच्छा घर खरीद लेगा। अब बाद में लोन चुकता नहीं होगी, गुरुजी बताओ अब क्या करें। अब गुरुजी बताएंगे क्या करें, भाई घर क्यों लिए थे तुम, औकात से ज्यादा का लोन। नहीं गुरुजी, मैं तो इसलिए लिया था कि मेरा वो नौकरी वोकरी बहुत बढ़िया चल रहा था। हाँ, नौकरी बहुत बढ़िया चल रहा था, मैंने वो ले लिया। अब नौकरी चली गई, अब बताओ क्या करें। अब क्या करोगे, घर बेचो, ज्वेलरी बेचो, सब गया ना। घर भी गया, ज्वेलरी भी गया, नौकरी भी गया। तो ऐसे स्थिति में बड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल देख रहा है कि अच्छा फल नहीं दे रहा, लेकिन सामने वाले अपॉर्चुनिटी आ रही है, लोन वाले, अरे हमसे लोन ले लो, अरे सस्ते में घर है, घर ले लो, ये ले लो, ऐसे ले लो। तो ऐसे ले लो, फिर बाद में देते रहना। क्योंकि देखें, ये बहुत ऐसा क्वेश्चन है कि जब प्रॉब्लम आती है ना तो उसी दशा में, और अपॉर्चुनिटी भी आती है तो उसी उसी दशा में। शनि के पीरियड में ही वो घर खरीदेगा, और शनि के पीरियड में भी वो लोन लेगा, और शनि के पीरियड में ही वो लोन वाले नौकरी जाएगी। लेकिन सारा का सारा काम शनि के पीरियड में हो रहा है, गुरु में, शनि में। तो ये चीजें हमें बिल्कुल ध्यान देना है। लेकिन यदि उसी गुरु में शुक्र कैसा फल देगा, तब देखो शुक्र ने गुरु के साथ संबंध बना लिया है। अब है तो विरुद्ध धर्मी, हमसे याद रखना, है तो विरुद्ध धर्मी, क्योंकि धनु लगन के लिए जो शुक्र है अकारक है, 6 और 11 का, बिल्कुल बिल्कुल विरुद्ध धर्मी है। लेकिन स्थानांतरानुगुण्येन तत्त तत्त फलानुगुण्येन फलानुयानि सूरि भी, उसके वो गुरु से संबंध कर लिया तो उसका फल बुरा नहीं होगा। यानी कि जैसे कि इस कुंडली में गुरु की महादशा में शुक्र का अंतर्दशा सबसे बुरा फल देने वाला था, परंतु इस कुंडली में शनि में बुरा फल मिला, शुक्र में उतना बुरा नहीं मिला। हेलो। जी। हाँ जी मैम, जी जी, नमस्कार नमस्कार, कैसी हैं? जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं मैम, कोई नहीं, कोई नहीं, आपने बात हो गई है, बिल्कुल कंफर्म है, ठीक ना। कोई नहीं मैम, कोई नहीं, कोई नहीं। तो आप घर पे आ गए, घर आ गए आप। अच्छा, चलो ठीक। मैं बात करता हूँ, मैं थोड़ा क्लास में था, मैं बात करता हूँ आपसे, ठीक है? और तो अब बुरा फल तो, हाँ हेलो, जी। हाँ आप लोग सुन पा रहे हैं। जी। जी। हाँ, अब देखें, इसमें बुरा फल तो हमको शुक्र ने देने वाला था, बुरा फल तो इसमें हमको बुध देने वाला था। आ, आ, सबसे बुरा फल हमको शुक्र देने वाला था, फिर बुध देने वाला था, नहीं फिर शनि देने वाला था, फिर बुध देने वाला था। लेकिन अब क्या हुआ कि सबसे ज्यादा बुरा फल हमको शुक्र की महादशा, गुरु की महादशा में सबसे ज्यादा बुरा फल कौन देगा, शनि देगा। फिर कौन देगा, बुध देगा, शुक्र बुरा नहीं देगा।
लेकिन बुरा नहीं देने का मतलब ये मत समझो कि अच्छा करेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं करेगा, क्योंकि वो तुम्हारे धर्म के विरुद्ध धर्म में है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि तुम इस साल खूब मेहनत कर करके, खूब मेहनत कर करके 10 लाख रुपया कमाया, और एक साथ वो 10 लाख रुपया किसी काम में खर्च हो गए, या कुछ ऐसी आपके पास प्रॉब्लम आई, आईटी का रेड आ गया, उसका रेड आ गया, क्योंकि बुध छठे में अब अष्टम में बैठा है, कुछ ऐसा दुर्घटना अनहोनी हो गई, या किसी प्रकार की कुछ ऐसी घटना हो गई कि जो कि आपकी वो 10 लाख रुपए चले गए। अब मुझे ये बताओ, आप फायदे में हो कि नुकसान में हो, मुझे बताओ। हम्म इसका देखें, पता नहीं चलता ना, कुंडली ज्योतिष बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, चाहे तुम्हारे साथ अच्छा हो या बुरा हो। जो अच्छे करने वाले होते हैं ना, आ, ये तो योग कारक ग्रह की महादशा में तो बकस भी देता है। जब अकारक ग्रह की महादशा में योग कारक ग्रह की अंतर्दशा होता है ना, वो इतना भयंकर कष्ट देता है मत पूछो। अब उल्टा कर लो, अब आगे हम पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा करके दशाफल में बता दूं कि अब मान के चलो शुक्र की महादशा हो और बुध का और गुरु का अंतर्दशा हो, और यहाँ पर गुरु और शुक्र में कोई अंतर ना हो, तो क्या सेम फल होगा? कौन बताएंगे? हम्म ओ, उसका फल बड़ा सर भयानक उतना होता है। अच्छा, हाँ, बोले बोले, जी जी मैं बताऊं। तो यही कहने वाला था कि इसका फल उतना अच्छा नहीं होगा क्योंकि गुरु यहाँ पे लगन लॉर्ड है, शुक्र नहीं। उसका फल बड़ा भयानक होता है, व्यक्ति हाँ, तड़पता अष्टम है। अब देखिए वो क्या फल देगा, फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं, या दो चार कुंडली होगा तो आप लोग दीजिएगा तो बताऊंगा। देखें, जब पाप ग्रह की महादशा और कारक ग्रह की महादशा हो ना, जैसे शुक्र की महादशा हो, तो शुक्र क्या करेगा, वो जीवन में कमा कमा करके 100 करोड़ कमा लेगा, ठीक ना। और जब उसके योग कारक में और कारक ग्रह की दशा, योग कारक ग्रह की दशा आएगी ना, उसी के पुत्र या उसी के कोई रिश्तेदार, या उसी जो जिस पे वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पिताजी ने जीवन भर 100 करोड़ कमाया और पुत्र ने उठा करके उनको वृद्धाश्रम में रखाया। अब बताओ, ऐसा भी तो आप देखते हो ना, कि नहीं देखते हो? जीवन भर हमने एक कंपनी खड़ा किया, पता चला उसका पेटेंट किसी और के नाम करके हमको मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। ऐसा होता है कि नहीं? गुरु जी बड़ा मेहनत से घर बना, ऐसे बोलते हैं ना हमारे पास, गुरु जी बड़ा मेहनत से घर बनाया था, लेकिन उसी घर में अब घुसने के लिए परमिशन लेना पड़ता है। तो सोचो, कहीं ना कहीं अकारक ग्रह की दशा आप देख लिया ना। 11, पहले तो आपको बड़ा अच्छा लगता था कि 11 इनकम है, इनकम है, इनकम है, कर लो इनकम। वो खून पसीने दबा दबा करके लेता है, लेकिन लेता है ना, सब एक साथ ले लेता है। इसलिए व्यक्ति के पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो सुसाइड करे, या वो साधना भूल नहीं पाता ना, इसलिए नहीं भूल पाता है कि वो बड़ा, अरे देखो ना, 11 का मतलब है इच्छा से प्रेम। जो 11 का मतलब होता है ना, हमारी डिजायर, हमारी एम्बिशन, हमारी उन्नति। अब किसी एक चीज से हम बड़ा प्रेम करके 20 साल में वो चीजों को यदि हम हासिल करते हैं, और एक क्षण में यदि कोई ले ले, तो कितना दुख होगा। तो हाँ, लेकिन उल्टा करो, बृहस्पति में यदि जाएगा, क्योंकि बृहस्पति कहीं से 11 को टच ही नहीं करता, छठे हाउस को टच ही नहीं करता, 11 हाउस को टच ही नहीं करता, तो उसकी इच्छा तो है ही नहीं। हाँ, वो तो एक हमारे जानने वाले हैं, हाँ, हमारे मित्र ही हैं, बड़ा परम से नहीं मित्र हैं। उनके पिताजी जितना कमाते थे उतना खर्च कर लेते थे। हाँ, तो उन्होंने पिता से बोला कि भाई तुम जितने कमाते हो सब खर्च लेते हो, तो अपने बेटे को उन्होंने बताया कि तू भी कर ले। हम तो तू भी कर ले, तू भी कमा ले, खर्च ले। हाँ, क्योंकि जाएगा तो क्या लेकर के जाएगा। अब इस नेचर के यदि कोई व्यक्ति जी रहे हैं, तो क्या लग रहा है उसका कहीं ना कहीं 3, 6, 11 से उनके ग्रह 1, 5, 9 का कोई लिंक ही नहीं है ना। क्योंकि उन्नति करने वाले, संचय करने वाले, वो 3, 6, 11 ही होते हैं। इसलिए पराशर जी ने कहा कि 3, 6, 11 सर्वे
ततः त्रियसाडानाम यदि पाप फल प्रदा। 3, 6, 11 के स्वामी बड़े कष्टकारी होते हैं, क्योंकि इच्छा और भोग कभी एक साथ चल ही नहीं सकता। यत्रास्ति योगो न तत्र भोगः। सिंपल सिखाता है, यदि जवानी में आपको यदि स्विट्जरलैंड जाना है और आपके पास यदि 10 लाख रुपया है और आपने ये सोच लिया कि नहीं हम 10 साल बाद जाएंगे, तो 11 है, आप ये सोचिए 11 है, क्या 10 साल बाद उस योग्य आप थे कि जा पाओगे? बुढ़ापे में लोग कहते हैं हम चारों धाम करेंगे। चारों धाम तो छोड़ो, जवानी में केदारनाथ चढ़ के दिखा दो, चारों धाम हो जाएंगे आपके। केदारनाथ चढ़ने की तो औकात होती नहीं है, तो तुम बड़े बड़े पहाड़ क्या चढ़ पाओगे? तो पैसे भी नहीं किए और बाद में केदारनाथ भी नहीं गए और पैसे का भोग भी नहीं किया। इसीलिए 3, 6, 11 सबसे बुरा होता है। और 3, 6, 11 में यदि 1, 5, 9 की दशा होती है तो जीवन भर का पूंजी चला जाता है। तो अब अभी हम अकारक में नहीं जा रहे हैं, अभी हम योग कारक में आ रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि यदि 1, 5, 9 की महादशा हो तो आत्म संबंधित और सधर्मी ग्रह मिले तो वहां पर संबंध होगा तो योग होगा, संबंध नहीं होगा तो दशा अच्छी होगी। अरे कम से कम आनंद पूर्वक जिंदगी वो जिएगा ना, इसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष से तो परे होगा ना। वो भी हमारे ग्रह डिसाइड करते हैं कि हम भगवान के भक्त होंगे कि नहीं। हाँ, आज जो बड़े संत होंगे ना उनके पास जाइएगा ना, तो वो ये भी कह देंगे कि भाई इसके प्रारब्ध में भक्ति होगा तभी कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। लेकिन कुछ ऐसे बड़े संप्रदाय हैं जैसे इस्कॉन इस्कॉन वाले, वो तो कहते हैं तू भक्ति करेगा तब होगा। ऐसा नहीं है, भक्ति करने का भी योग चाहिए, हमें भोग का भी योग चाहिए, कमाने का भी योग चाहिए, आगे बढ़ने का भी योग। यानी कि हम कुछ नहीं है, सारा का सारा कुछ कराने वाले पीछे से हमारे प्लानेट हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि हमारी ग्रह की दशा चल रही है तो वो ग्रह हमारे लगन के लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। यदि फेवरेबल है तो उसकी अंतरदशा भी फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। इसकी उसकी अंतरदशा भी यदि फेवरेबल है तब ये चेक करना है कि दोनों में संबंध है या नहीं है। यदि दोनों में संबंध है तो फिर ये चेक करना है कि वो संबंध कौन से भाव में है। यदि ये भी क्लियर लग गया कि संबंध हमारे 9, 10, 11 में है, हमारे संबंध केंद्र में है, तब ये चेक करना है कि वो भाव भाई कितने लगन के करीब हैं। यदि ये भी क्लियर हो गया कि लगन के पूरे करीब हैं, तब ठोठ हो जाकर के बोल दो कि भाई तू चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, कोई हिंदुस्तान की ताकत तुमको रोक नहीं सकती। कितना आसान है। लेकिन हम तो देखते हैं कि मतलब बहुत कुछ अब मात्र स्टेप बाय स्टेप देखना होता है। अब हम ऊपर आते हैं कि अब देखते हैं कि नहीं, जो ग्रह के मित्र ग्रह है की महादशा है और ग्रह के मित्र ग्रह की अंतरदशा है, तो यहाँ पर भी एक चीज और चेक करना है कि जो ग्रह के मित्र हैं वो आत्म संबंधित है, सिर्फ सधर्मी है, सिर्फ सधर्मी है, आत्म संबंधित नहीं है, तब उनके संबंध होगा तब अच्छे फल देंगे। बस सिर्फ इतना समझना है। उसी तरह यहाँ पर इस कुंडली में हमने गुरु की महादशा में चेक किया तो गुरु सबसे पहले यहाँ पर देखें वो किसी ग्रह के साथ नहीं है, माने किसी भी अपने सधर्मी ग्रह के साथ कोई संबंध नहीं बना रखा है, सिर्फ और सिर्फ शुक्र चंद्रमा से संबंध बना रखा है, क्योंकि चंद्रमा बृहस्पति के घर में है और बृहस्पति चंद्रमा को देख रहा है। यानी कि यहाँ पर उसने मंगल और सूर्य के साथ कोई संबंध नहीं बना रखा है। तो यानी कि मंगल और सूर्य के साथ कोई संबंध नहीं होने के कारण बृहस्पति की पूरी महादशा में कोई बड़ा चमत्कार होने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत चमत्कार होगा भी तो कहाँ होगा, गुरु की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा, गुरु की महादशा में राहु की अंतरदशा। तो पूरी गुरु की 16 साल की दशा में 2 ही दशा इसको अच्छे मिले, चंद्रमा और गुरु। बाकी
दशाएं उतनी अच्छी नहीं है। हाँ, बाकी जो सूर्य की दशा है ये अच्छा है। गुरु यहाँ पर मंगल की दशा है वो अच्छा है। अब कितना अच्छा है, तब देखो मंगल खुद शुक्र के घर में बैठा है, षडबल भी नहीं है, तो बकवास ही हो गया ना। सूर्य खुद अष्टम में बैठा है, चलो अष्टम में बैठने का वो है, चंद्रमा के घर में है, तो थोड़ा बहुत अच्छा फल इसको सूर्य में मिलेगा। अब सबसे बुरा फल किसमें मिलेगा, तो गुरु को सबसे बुरा फल मिलना चाहिए शुक्र में, क्योंकि शुक्र वो पाप ग्रह है। तो शुक्र के साथ भाग्य स्थान में संबंध कर लिया, तो यानी कि वो भी पापत्व से बच गया। अब बचा बुध और शनि। बुध तो ऐसे भी सूर्य के चंद्रमा घर में अष्टम में जाकर के निर्भर हो रखा है, तो बचा शनि, यानी कि शनि की महादशा में सबसे निगेटिव फल है। तब पूरी गुरु की कुंडली एक नजर और गुरु को देखने के बाद एकदम फिल्टर जैसा क्लियर हो गया कि गुरु की महादशा में चंद्रमा और राहु अच्छे हैं, शनि सबसे बुरे हैं और बुध उससे बुरे हैं। अब बताओ, अब सामने बैठ करके वो हमसे कोई व्यक्ति फलादेश पूछ रहा है, हम क्यों नहीं कह सकते। अब इसका किसकी दशा चल रहा है, केतु। केतु कहाँ है, बुध के घर में है। केतु ही बलवान है, बुध ही बलवान है, इसका टाइम अभी बुरा चल रहा है, क्योंकि बुध है जो सप्तम में बैठ करके जो फल देता वही तो फल देता। यहाँ पर गुरु केंद्रित होने के कारण सधर्मी तो है लेकिन आत्म संबंधित नहीं है। तो जो ग्रह आत्म संबंधित नहीं होते हैं, सिर्फ निज सधर्मी होते हैं, उनको अच्छे फल के लिए गुरु के साथ महादशा लॉर्ड के साथ संबंध बनाना पड़ता है, तभी अच्छे फल देंगे। यदि वो संबंध नहीं बनाएंगे तो उनका फल बुरा ही होगा। तो ऐसे कंडीशन में केतु भी बुरा फल देगा, अपने मारकत्व का फल दे सकता है। हाँ, ये लगन को कष्ट पहुंचा सकता है। लग्नेश की दशा में जो मैं सब कुछ अच्छा बात बोले थे, वो अच्छाई में कमी कर सकता है, ठीक ना। केतु सप्तम का लॉर्ड है। हाँ, किसी के साथ पार्टनरशिप करा सकता है, पार्टनरशिप में सामने वाले का फायदा करा सकता है। लेकिन इस पीरियड में व्यक्ति हमसे पूछे, गुरुजी किसी के साथ अपॉर्चुनिटी मिली है पार्टनरशिप में काम करने का, हमको कर लेना चाहिए, तो आप मुझे क्या बताओगे। चलो, यदि अभी ये व्यक्ति मेरे पास आता है, देखे 92 का जन्म है, तो अभी यंग ही है, अभी इसको तो करियर के क्षेत्र में जा रहा है। यदि ये हमसे बोलता है गुरुजी हमके अभी किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, कौन बताएंगे। सर केतु के भाव को भी देखें, केतु का जो नेचुरल है वो उसका है, बुध मतलब है। स्पिरिचुअल ओजर में है। तो उस हिसाब से पार्टनरशिप करे कि गौशाला में पार्टनरशिप कर ले या फिर किसी ऐसी मैं चीज में मैं पार्टनरशिप कर ले। मैं अभी थोड़ा देर पहले क्या बताया था कि आत्मानुरूपी फल तो देते नहीं है, यहाँ पे फल क्या देंगे, भावानुरूपी। अच्छा, भाव रूपी देंगे। और दूसरा बात ये थी कि जब आप बोले कि केतु वाले, आत्मानुरूपी केतु वाले ग्रह के व्यक्ति के साथ तुम पार्टनरशिप करो, लेकिन वो पार्टनरशिप में हमें लाभ होना है या पार्टनर को लाभ होना है, पार्टनर को लाभ होना है ना फिर। पार्टनर को लाभ होगा, हाँ। लेकिन वो तो अपने लाभ के लिए पूछ रहा है ना, गुरु जी हम बिजनेस करें मुझे फायदा होगा, तो हम क्या बोलेंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो फायदा किसी और को हो रहा है, वो पार्टनरशिप में उन्नति कोई और कर रहा है। हाँ, यदि गुरु भी यहीं पे बैठा रहता तो हम बोल देते कि हाँ कर लो, क्योंकि यहाँ पर सधर्मी भी हो गया, चलो एक आ, आ, आत्मा क्या बोलते हैं, निज आत्म संबंधित नहीं हुआ, लेकिन सधर्मी हो गया और संबंध कर लिया। तो सधर्मी को आत्म संबंधित नहीं है, सिर्फ सधर्मी है, उसको अच्छे फल देने के लिए संबंध करना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर केतु का कोई संबंध गुरु के साथ नहीं है, इसलिए हम ये बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हाँ, इस पीरियड में इसकी शादी हो सकती है, क्या वो शादी फलीभूत होगा, तो लेकिन शादी भी करेगा तो पार्टनर को फलीभूत होगा। लेकिन यहाँ पर हम शादी के लिए इसलिए कह सकते हैं, पार्टनरशिप नहीं करके तुम शादी कर ले, यदि पार्टनर को भी शादी करते हैं और पत्नी को ही लाभ होता है,
तो पति और पत्नी के अकाउंट कोई अलग नहीं होता। हाँ, क्योंकि पति भी उसी के लिए काम करता है, तो हम सिर्फ शादी करा सकते हैं, बट किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं कराया। क्योंकि शादी करने के बाद हम हार भी जाते हैं तो जीत यदि पार्टनर की हो रही है, यदि पार्टनर हमको यदि 5 लाख रुपया पार्टनर को ही मिल रहा है, अरे तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यदि हम पार्टनरशिप करते हैं तो वहां तो हमारा नुकसान हो जाएगा ना चीजें। तो इस शादी, हाँ, नहीं तो ऐसे बोल सकते हैं अपने पत्नी के साथ ही पार्टनरशिप कर लो, अपने पिताजी के साथ ही पार्टनरशिप कर लो, या अपने पत्नी के नाम ही कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करके पार्टनर बना के काम कर लो। अभी तो बाहर वालों के साथ पार्टनरशिप मत करो। ये रेमेडी, एक प्रकार का हम रेमेडी हम कर सकते हैं। तो अब सर क्लियर हो एक गया आप चीज लोग को? आपसे, सर हाँ। एक चीज पूछनी थी। सर ये गुरु जैसे 5th हाउस में बैठा है और सूर्य 9th हाउस में बैठा है और सूर्य अष्टम में है। सर सूर्य जो नवम का स्वामी है, इससे भी कुछ फर्क पड़ेगा दशा में, सूर्य अष्टम में नाइन्थ, बैठा हुआ है तो? सूर्य नाइन्थ का लॉर्ड है ना, फर्क क्यों नहीं हाँ पड़ा? जी, पर आत्म अष्टम में। संबंधित, आत्म संबंधित तो है ना, सधर्मी भी है, आत्म संबंधित भी है, सधर्मी है, सिर्फ संबंधित तो नहीं किया ना। आप समझ जी रहे सर। मेरी बात? भाई जब वो जी आत्म सर। संबंधित है, जब वो सधर्मी है, तो वो संबंध नहीं भी करेगा तभी तो दशा अच्छी हो रही है ना। आप समझ रहे हैं ना? नहीं सर, दशा तो नहीं सूर्य का सर तो मैं अच्छा ये, ही फल मिलेगा। नहीं सर मैं ये कह रही हूँ कि गुरु जो अष्टम में सूर्य बैठा है और नवम में गुरु बैठा है, तो गुरु की पावर में कमी है आएगी क्योंकि सूर्य अष्टम का स्वामी है, सूर्य के घर में बैठा है, तो ऐसा सर होगा? फिर वो आप योग में चले गए, हाँ, वो डिस्पोजिटर ओके हो सर। गया। वो ओके योग सर। में चले गए, जैसे कि वो हम जब देखेंगे इस विचार का, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, लेकिन हम जब देखेंगे कि कोई व्यक्ति ये पूछता है क्या इसको पिता से धन लाभ होगा, ओके सर। कोई पूछता है ना गुरु जी हमारे पिताजी से हमें पैसे मिलेंगे, तो भाई लग्नेश गुरु 9th हाउस में बैठ गया, अब 9th का डिपोजिट अपने से 12 में चला गया, अरे तो फिर कहाँ से मिलेगा। हाँ, तो यहाँ पर ओके सर। पिता का वो जो भी पूजा पाठ पूजा पाठ करेगा उसका फल भी नहीं मिलेगा उसको। वो तो योग में चले गए ना, हम डिस्पोजिटर, हम ठीक है योग में सर। चले गए, क्योंकि यहाँ पर गुरु को जो भी बल मिलेगा वो सूर्य के अनुसार ही मिलेगा। लेकिन अभी तो हम ओके। दशा की बात कर रहे हैं, दशा में हम खुद सूर्य और गुरु के बीच का अंतराल निकाल रहे हैं किसमें क्या होगा। ठीक हाँ, है सर। तो यहाँ थैंक यू पर सर। अच्छा ही होगा। हाँ, ये कभी कभी इनका क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी ऐसा होता है कि आ, मान लें कि जैसे आप, जैसे कि हम, जैसे कि जैसे मान लें कि सेटर्न, आप एक इनका क्वेश्चन का हल बताता हूँ। मान लो कि यहाँ पे सेटर्न बैठ गया, सेटर्न, राइट। अब यहाँ पे सेटर्न बैठ गया है और यहाँ पर वीनस बैठ गया, अब ऐसे मान के चलो, वीनस, वीनस। अब ये व्यक्ति बोल रहा है कि गुरु जी हम कितना पैसा कमाएंगे अपने जीवन में, तो कितना पैसा कमाएंगे। तो अब देखो, कितना पैसा कमाएगा तो सबसे पहले हम कहाँ देखेंगे, 11th हाउस। तो 11th में उच्च का शनि बैठा, तो बड़ा बलवान है, अरे बहुत पैसा कमाएगा। लेकिन पैसा कमाएगा कहाँ से, कैसे बोला आपने, शुक्र की बदौलत ही तो पैसा कमाएगा ना। अब शुक्र ही नीच का हो गया तो घंटा कमाएगा, कुछ नहीं कमा पाएगा। जैसे कि एक व्यक्ति थे, उसकी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लग गई। हाँ, तो किसी ने बोला अरे वाह आप तो 1 करोड़ों में कमाएगा। अब पता चला जिस कंपनी में उसको नौकरी लगी थी वो कंपनियां ही दिवालिया हो गया। तो क्या वो व्यक्ति पैसे कमा पाएगा? नहीं कमा पाएगा, क्योंकि भाई जो उसका कमाने का आधार था, उसका आधार का लोड ही नीच हो गया। हाँ, तो वो कहाँ कर पाएगा। तो ये योग के लिए बात करेंगे, और ये दशा वशा के लिए भी हम देखते हैं, लेकिन अभी इस टॉपिक को अलग रखें, इस टॉपिक को अलग रखें। जब हम इस टॉपिक को देखेंगे, जब एक साथ हम कुंडली देखते हैं ना, तब वो करते हैं। तो यहाँ पर एक क्लियर हो गया कि गुरु की महादशा में किस ग्रह का अंतर्दशा कैसा फल देगा। अब दूसरी कुंडली में हम देखते हैं कि अब यहाँ पर शनि का महादशा। अब शनि इस कुंडली के लिए, धनु लगन के लिए, शनि पापी ग्रह हो गया। तो
ये वाला फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा। इतरेषां दशानाथ विरुद्ध फलदायिनां तत्तत् फलानि गुण्येन न फलानि यानी सूर्य भी। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि थर्ड का जो लॉर्ड की दशा चल रही है और धन की दशा की लॉर्ड चल रही है, तो धन का मतलब होता है कि सेविंग, सेकेंड हाउस सेविंग होता है, यानी कि इसको पैसे बचाना है, बहुत सारा पैसे मुझे बचाना है, मेरी मेंटलिटी सेविंग पे ज्यादा जा रही है। लेकिन सेविंग कब होगा? जब शनि का आत्म संबंधित और सधर्मी ग्रह साथ देगा। तो शनि का आत्म संबंधित ग्रह शुक्र हो गया, क्योंकि 6 और 11 का लॉर्ड है, क्योंकि जब पैसा आएगा तभी तो सेविंग करेगा। तो यहाँ पर शनि के साथ शुक्र का यदि संबंध होता तो ये व्यक्ति अपने करोड़ों अरबों की सेविंग में सफल होता। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पर जो 6 और 11th का जो लॉर्ड है वो तो जाके गुरु जी के साथ बैठ गए। हाँ, इसका मतलब ऐसा समझो, एक टेररिस्ट दूसरे टेररिस्ट से कहा, बिहार में लालू जी बोले नीतीश कुमार से कि चल हम गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं, और नीतीश जी बोले ठीक है हम लड़ते हैं, और एट ए टाइम में जाकर के वो मोदी के साथ मिल गए। अब ये बताओ लालू का क्या होगा? आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि जो शनि का साथ देने वाला ग्रह था शुक्र, वो कहाँ के जाकर के बैठ गया? गुरु के साथ, अभी प्रबल लग्नेश के साथ। तो क्या ये पैसे कमा पाएगा? कुछ नहीं कमा पाएगा अभी। हाँ, क्योंकि पैसे कमाने के लिए तुम्हें एक लक्ष्य, एक फोकस और एक प्लान पर आगे बढ़ने की जरूरत है। जो लक्ष्य, फोकस और प्लान जो है वो तो कोई छीन के ले गया हमारा। तो ये व्यक्ति तो क्लियर हो गया कि कोई बहुत बड़ा धनाढ़ आदमी बिल्कुल नहीं बन सकता। हाँ, कभी बनेगा ही नहीं, क्योंकि बड़ा व्यक्ति बनने के लिए 3 6 10 11 में संबंध होना चाहिए, और 3 6 10 11 में पाप ग्रहों का संबंध होना चाहिए, वो भी शुभ ग्रहों का नहीं। यहाँ पर तो चलो शुक्र पापी था, नेचुरली नेचुरली तो शुभ ग्रह था, लेकिन तत्कालिक दो अशुभ लॉर्ड के लॉर्ड होने के कारण पापत तो कूट कूट के भरा था, लेकिन वो चला गया गुरु के साथ। तो फिर यहाँ पर भी कुछ होने वाला नहीं है। अब बचा शनि, दूसरा कौन साथ देगा इसका? बुध। बुध के साथ इसका संबंध अच्छा है, तब यहाँ पर बुध अच्छा फल दे देगा। अब शुक्र से अच्छा फल बुध देगा यहाँ पर, और शुक्र तो षडाष्टक और बना लिया, यानी कि शनि से और संबंध तोड़ दिया। हाँ, शुक्र ने शनि से, मैं बार बार बताता हूं, 8 और 12 में 4 6 और 2 8 6 12 में ग्रहों के बीच कोई संबंध होता ही नहीं। नहीं दृष्टि संबंध, नहीं युति, कोई भी एक रत्ती का कुछ संबंध नहीं होता। इसीलिए 2 12 और 6 8 का यदि एक्सेस हो तो महादशा के साथ अंतरदशा का कोई संबंध नहीं होता, यानी कि वो बिल्कुल विरुद्ध फल देने वाले हैं। और वो कभी भी अपने सधर्मी और आत्म संबंधित पार्टनर के बारे में कभी सोचने वाले भी नहीं है। तो इसीलिए वो उसके पीरियड में उसका फल बहुत बुरा होगा। इसलिए बुरा, अब बुरा भी नहीं होगा, मैं इसलिए बुरा नहीं होगा कि वो व्यक्ति पहले से मान लिया है कि ये मेरा मित्र है, लेकिन ये शुक्र कितना भी बुरा करेगा तो शनि का बुरा नहीं करेगा, आप हमेशा याद रखिएगा। हाँ, तो इसीलिए इस पीरियड में जो शनि की महादशा में सिर्फ एक बुध का जो अंतरदशा है वही अच्छा फल देने वाला है। उसी में वो कुछ सेविंग कर लेगा, कुछ बिजनेस कर लेगा, कुछ पैसे कमा लेगा, कुछ उन्नति कर लेगा, और कोई भी इसको अंतरदशा नहीं मिला कि जिसमें वो अच्छा फल करे। अब प्रश्न ये पूछता है कि अब बताओ शनि की महादशा में सूर्य का अंतरदशा, मंगल और बृहस्पति का अंतरदशा क्या फल देगा? तो कहा कि ये विरुद्ध फलदायी है। विरुद्ध फलदायी के लिए भी वही नियम होता है, तत्त फलानुगुण्येन फलानि यानी सूर्य भी। उसके लिए आगे और मैं आपको बताऊंगा, आगे हम बढ़ते हैं। सर 5 वो सूर्य तो 9th का मतलब भाग्येश है ना, लग्न के लिए हाँ तो हाँ, अच्छा है। लेकिन शनि में सूर्य कैसे अच्छा हो गया? क्या शनि हाँ हाँ हाँ, वैसे सूर्य अच्छा नहीं है, लेकिन शनि से शनि 8। हाँ,
आठ लेकिन है तो लग्नेश, मतलब कुल मिला के लग्न के लिए जो ये खुद है, वो खुद है, उसके लिए मतलब वो नुकसान तो नहीं करेगा, क्योंकि हाँ है कौन तो लग्नेश। कौन नुकसान सूर्य। नहीं करेगा? सूर्य सूर्य शनि क्योंकि का? अच्छे दुश्मन है, मतलब आपस में बाप बेटे, अरे लेकिन रहने शनि, भी है। शनि सूर्य का सबसे बड़ा घातक प्लानेट है। हाँ हाँ। शनि की महा, यहाँ पर तो सूर्य ने शनि को बकस देगा, या शनि सूर्य को बकस देगा, क्योंकि आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, संबंध कर लिए हैं। यदि ये शनि सूर्य आपस में संबंध नहीं किए होते तो शनि शनि की महादशा में, सूर्य की अंतर्दशा में सब कुछ नष्ट हो जाता। हाँ, आगे भी पढ़ेंगे, ठीक ना, ठीक है। आगे हम बताएंगे। अब कहता है कि स्वदशायां त्रिकोणे स भुक्तौ केंद्रपति शुभां दिशेत सोपे तथा नोचे असंबंधे न पापकृत। वही चीजें बता रहा है जो मैं पहले आपको बताया था। कहता है कि स्वदशायां त्रिकोणे सह, त्रिकोणेश अपनी उनकी महादशा हो, आप भुक्तौ केंद्रपतिम शुभां। देखें, जब भी त्रिकोणेश की महादशा होता है ना, तब त्रिकोणेश आपस में आत्म संबंधित और सधर्मी दोनों हैं। हेलो, हाँ बोले 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 बोले। बस ठीक है, बढ़िया। हाँ, जी 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 जी। हाँ हाँ हाँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। हम्म। और ऑलमोस्ट हम महीने का 5 से 10 हजार रुपये तक खर्च कर सकता हूँ। हाँ, मैंने जो भी आप कर लें, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। आप देख लीजिए, उसमें ऐड चलाना है, क्या करना है, करना करना। मैं 5 से 10 हजार रुपये तक कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मेरी बचत नहीं है अभी। मैं हाँ हाँ, अरे बिल्कुल नहीं रुकूंगा, आप चिंता क्यों करते हैं। मैं बोला आपको इस प्रॉब्लम से निकालना है, मुझे 100% निकालना है। चले ठीक है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके। अब देखें, आ, स्वदशायाम त्रिकोणेशा भुक्तौ केंद्रपति शुभाम, कि त्रिकोणे जो होंगे ना, ये तो फिक्स है कि आत्म संबंधित सधर्मी है ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। योगा कारक ग्रह इतने ही से हम पढ़ रहे हैं ना। लेकिन जो केंद्र के लॉर्ड होते हैं ना, उसमें दो लगन के शत्रु होते हैं, दो लगन के मित्र होते हैं। यानी कि उसमें प्रॉब्लम यह है कि वो आत्म संबंधित अगर सधर्मी तो होते हैं, आत्म संबंधित नहीं होते। हमेशा इस बात को याद रखें। अब देखिए, ये जो मकर लगन की कुंडली है, तो आप क्या देख रहे हैं कि मकर लगन की कुंडली के लिए कि जो 4 में जो लॉर्ड है, 4 में किसका लॉर्ड है? मंगल का ना। तो मंगल का है, तो मंगल क्या शनि का आत्म संबंधित है? नहीं है। असधर्मी हो गया ना भाई, तुम भी केंद्र में हो, मैं भी केंद्र में हूँ। हाँ, तुम्हारे पास भी लाल गमछा है, हमारे पास भी लाल गमछा है। सप्तम लॉर्ड भी कहा, तुम्हारे पास भी लाल गमछा है, हमारे पास भी लाल गमछा है। लेकिन उसके सधर्मी होने के कारण आत्म संबंधित तो नहीं हुआ ना फिर। सांसद भवन में जो जाते हैं, अपोजिशन वाले भी सांसद हैं और रूलिंग पार्टी वाले भी सांसद हैं, लेकिन दोनों को समान कुर्सी मिलने के कारण दोनों समान नहीं है। एक कहीं ना कहीं वो सत्ता गिराने वाले हैं और एक सत्ता बचाने वाले हैं। आप देखो ना इंडिया में, अभी खुद देख लो ना, एक तो धरना पे बैठ करके और सांसद की सीढ़ियों पर वो भूजा खा रहे हैं कि भाई गैस तो नहीं मिल रहा है, एक अंदर से कह रहे हैं कि ये भ्रांति फैला रहे हैं। तो भाई दोनों एक ही कुर्सी पे बैठ करके दो किस्म की बातें क्यों कर रहे हो? दोनों को हिंदुस्तान वासियों के लिए तो अच्छा करना चाहिए, लेकिन एक दूसरे को पैर खींचने के चक्कर में हो क्यों? क्योंकि तुम लोग आपस में आत्म संबंधित नहीं हो, सधर्मी एक हो। क्योंकि दोनों को हमारे जनता ने सांसद बना करके भेजा है, तो इसलिए तो यहाँ पर कहते हैं कि जो सधर्मी है, आत्म संबंधित नहीं है, उसकी दशा में क्या फल मिलेगा? तो कहा दिशेत सोपी तथा नोचेत असंबंधे न पापकृत। अर्थात यदि वो संबंध नहीं रखेंगे तो वो बिल्कुल पूरे फल ही देंगे। फॉर एग्जाम्पल, शनि की महादशा
मंगल का अंतर्दशा में अच्छा फल मिलने के लिए शनि मंगल के बीच संबंध होना बहुत जरूरी है। यदि शनि मंगल के बीच संबंध नहीं है तो बुरा फल मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे कि यहाँ पर इसी कुंडली में बता दूं कि शुक्र की महादशा, आप देखो शुक्र यहाँ पर पंचमेश और दशमेश है, और मंगल की अंतर्दशा। अब मंगल यहाँ की कुंडली में एक तो 4 के लॉर्ड है और एक एक 11 के लॉर्ड है। अब 11 के लॉर्ड होने के कारण ये तो सप्तम के लिए बिल्कुल मृत्यु है, क्योंकि सप्तम जो पंचम हाउस है, पंचम हाउस से 11th हाउस सप्तम बन गया। आप देखना, मैं बोल कुछ और देता हूँ, क्योंकि हमें ना फलादेश वाली आजकल ना मैंने कुंडली पढ़ाना छोड़ दिया हूँ, कुंडली देखना ज्यादा शुरू कर दिया हूँ। तो हमें एक बार नजर में चीजें समझ में आ जाती हैं कि भाई ये मंगल में, तो एक पंचम की पंचमेश जो है शुक्र की महादशा में और दशमेश की अंतर्दशा में जो मंगल है, आप ये देखो कि दोनों की मृत्यु दे रहा है। यहाँ पे 2 का लॉर्ड, 2 राशि पंचम में है तो 11 में है, 11 क्या करता है, पंचम की मृत्यु करता है, और दशम की मृत्यु चतुर्थ करता है। लेकिन है तो बिल्कुल अपोजिट दशा, लेकिन फिर भी मंगल और शुक्र के संबंध होने के कारण यहाँ पर शुक्र की महादशा में मंगल का अंतर्दशा में उन्नति होगी। अब देखना, इसकी मंगल की महादशा होगी ना शुक्र में मंगल, इसको पद भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, उन्नति भी होगा और तरक्की भी करेगा। ये मैं ग्रांटेड कह रहा हूं, आप देख लेना किसी कुंडली में। लेकिन यदि बुध की महादशा में मंगल का अंतर्दशा हो, बिल्कुल बुरा फल देगा। क्योंकि अब देखें, बुध छोड़ दो, बुध शनि, क्योंकि बुध तो त्रिकोणेश है, केंद्रेश है ही नहीं, शनि यहाँ पे केंद्रेश है। अब शनि की महादशा में मंगल का अंतर्दशा बिल्कुल बुरा फल देगा, आप देख लेना। जब शनि की महादशा में मंगल ने अच्छा फल दिया, शुक्र के महादशा में मंगल ने अच्छा फल दिया, तो शनि की महादशा में मंगल क्यों अच्छा फल दिया, क्यों नहीं दिया? क्योंकि शनि के साथ मंगल का कोई संबंध ही नहीं है। जाओ, यदि शनि केंद्र में बैठ जाता ना तो मंगल अच्छा फल देता। हाँ, लेकिन खुद शनि त्रिसडाय में बैठ गया, यानी कि शनि ज्यादा पक्षपात कर रहा है शुक्र का, बुध का, इसीलिए वो बिल्कुल बुरा फल देगा। यानी कि शनि में मंगल बड़ा बुरा फल दे। शनि में मंगल नौकरी भी जा सकती है। अब देखो, आप बात करोगे तो दसम में मंगल बैठा है और छठे में शनि बैठा है, आप देखना शनि में मंगल नौकरी पक्का जाएगा। हाँ, क्योंकि मंगल और शनि दोनों में आत्म संबंधित नहीं है और सधर्मी होकर के संबंध नहीं बना, इसलिए बुरा फल दे रहे हैं। लेकिन शुक्र में मंगल अच्छा फल दे दिया। तो ये देखो, ज्योतिष का ना कोई एक फॉर्मूला नहीं है कि आप इस फॉर्मूले के तहत, लेकिन मैं जिस तरह से आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, स्वदशायाम त्रिकोणेश भुक्तौ केंद्रपति शुभाम दिशेत सोपे तथा नोचेत असंबंधे न पापकृत, इस सिद्धांत पर अपनी बुद्धि लगा करके यदि फलादेश करेंगे तो बिल्कुल रूप से फलादेश आपके समझ में आएगा। तो यानी कि जो केंद्रेश की महादशा चलेगा, उसमें 2 केंद्रेश जो होंगे वो लगन के शत्रु होंगे, तो उनकी जो अंतर्दशा आएगी और जिनकी महादशा चल रही है उनमें उनकी अंतर्दशा के बीच संबंध, आप पहले कौन सा संबंध है? युति संबंध सबसे श्रेष्ठ है, अन्यत्र दृष्टि संबंध है, दोनों का वो है, क्या बोलते हैं। अब यहाँ पर अब देखें, यदि मंगल, फॉर एग्जाम्पल मैं ही बता रहा हूं, यदि मंगल लगन में होता, अब देखो यदि मार्स यहाँ पर होता, मार्स, और यदि यहाँ पर कौन होता, सेटर्न, अब बताओ कैसा फल मिलता, कौन बताएंगे? मंगल में सेटर्न, सेटर्न में मंगल कैसा फल मिलता? छठा में संबंध बन गया ना सर। संबंध, हाँ, अच्छा फल देगा, बेटर बहुत अच्छा फल बेटर। देगा। अब इसमें गाड़ी भी खरीदेगा, घर भी खरीदेगा, भूमि भी खरीदेगा, बांध, बड़ा अच्छा फल मिलेगा इसको। कहाँ से मिलेगा? तो कहाँ का लॉर्ड है, कहाँ पर बैठा है, बस उसी से पता। शनि कहाँ का लॉर्ड है भाई? शनि लगन का लॉर्ड है, सेकंड का लॉर्ड है, पैसा भी कमा लेगा, सेविंग भी कर लेगा। चतुर्थ का मंगल लॉर्ड है, 11 का लॉर्ड है, पैसा बहुत ज्यादा इनकम आएगा, घर गाड़ी भूरी बांध सब खरीद लेगा। अब देखो, मकर लगन की कुंडली तो दोनों ही है। अब लेकिन इसमें मकर में शनि बैठा, छठे में मंगल बैठा, दशम में बहुत बुरा फल मिल रहा है। मकर लगन की कुंडली के लिए लगन में मंगल बैठा, छठे में शनि बैठा, बहुत अच्छा फल मिल रहा है। अब इसमें एक उच्च है एक नीच है। हाँ, शनि नीच है, मंगल उच्च का है। हाँ, अब इसमें लिए अब लोग कहते हैं कि इसके ऊपर 1000
देखिए इसको मत, अब यहाँ पर नीच भंग राजयोग बना देंगे, नीच स्थितो जन्म, मतलब कहने का मतलब है सबके लिए हमारे ज्योतिष पढ़ेंगे ना, सबका कुछ ना कुछ नियम बना हुआ है। केंद्र में बैठे के अच्छे फल देते क्योंकि संबंध बना लिया। तो आपको फलादेश के लिए आपको अपनी बुद्धि चलानी पड़ेगी। कोई एक नियम नहीं है। आप देखो सिर्फ मकर लगन के लिए सिर्फ शनि की महादशा में मंगल की अंतरदशा, अलग अलग स्थान में मंगल, अलग अलग स्थान में शनि बैठ रहे हैं तो अलग अलग फल मिल रहा है। ये तो मैं मोटा मोटी बताया। यदि अंदर गए, अब मंगल की डिग्री देखो, लगन की डिग्री देखो, तो और सूक्ष्मता में चले जाओ। तो इसलिए देखो आज तक मैं जिस जिसको ज्योतिषी बनाया हूं ना, हमारे पढ़ाए हुए ज्योतिषी आज 11,000 रुपये कंसल्टेंसी फी ले रहे हैं। हाँ, और बड़े अच्छे फलादेश करते हैं। हाँ, तो ऐसी बात नहीं है कि आप हमसे देखो कि अरे गुरुजी के अंदर इतना दम है, अरे आप हमसे बड़े बन सकते हो। सिर्फ आपको अपनी बुद्धि और हमारा फॉर्मूला याद करो, हमारा फलादेश मत याद करो। और ये जो मैं लिखा रहा हूं ना, स्वदशायाम त्रिकोणे स भुक्तो केंद्रपति शुभाम आदिशत तथा अनोपेच असंबंधे न पापकृत, इसको दिमाग में रखें, इसके अनुसार फलादेश करें। तब फिर देखें आपका फलादेश में कितना निखरता आएगा और कितना आपका फलादेश नीट एंड क्लीन हो रहा है। कहीं भी कोई डाउट नहीं आएगा। किसी को कोई डाउट है? अब आगे बढ़े, चलें। डाउट अगली क्लास में होगा सर। टाइम हो गया क्या? हाँ, टाइम ज्यादा हो गया, अब 4 बज डाउट के। अगली क्लास में पूछेंगे सर, दोबारा सुनना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। ठीक है, तो हम अगले क्लास कब है? मंगलवार के दिन ना? जी। हाँ, अगले क्लास में मंगलवार को मिलते हैं। तो ठीक है, सबको नमस्कार। जय जय माता दी सर। जय माता दी, जय माता। जय माता। थैंक यू सर। कमल जी, आपको कोई डाउट थैंक तो यू। नहीं ना? नहीं नहीं सर, क्लियर है। काफी चीज क्लियर है, संबंध वगैरह का समझ में आ रहा है। बस बस, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके ओके, जय माता दी, सबको जय जय माता दी थैंक सर। यू। जय माता। ओके, नमस्कार।